हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं 4 to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ्स। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? इसके पहले हमने पढ़ा था कि भाई ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या होता है। ठीक है, उसका मतलब समझा था और उसके एडवांटेजेस देखे थे। ठीक है, अब ग्राफिकल जो प्रेजेंटेशन होती है वो एक ग्राफ पर ही प्रेजेंट करते हैं, राइट? जो हम ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं, राइट, वो एक ग्राफ पेपर पर ड्रॉ होगा। तो अब हम देखते हैं भाई कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ, ठीक है, वो ग्राफ कैसे बनाया जाता है। ठीक, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स विद द डेफिनेशन ऑफ ग्राफ। ठीक है, कि भाई ये ग्राफ का मतलब क्या होता है। कंस्ट्रक्ट करना है हमें ग्राफ, लेकिन ग्राफ का मतलब क्या होता है, राइट? ग्राफ का मतलब हम समझ लेते हैं पहले। So graphs are generally drawn on a specially designed paper known as graph paper. जो ग्राफ्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो ऐसा नहीं कि भाई ये जो प्लेन पेपर था या जो हमारी नॉर्मल कॉपी का पेपर है उस पर हम ड्रॉ कर दें, नहीं। ग्राफ्स किस पर ड्रॉ किए जाते हैं? ग्राफ्स ड्रॉ किए जाते हैं, उसके लिए एक स्पेशल पेपर आता है, राइट, ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। तो उस स्पेशल पेपर का क्या नेम होता है? उसका नेम होता है ग्राफ पेपर। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स कि आप सभी लोग इस पर्टिकुलर वर्ड से फेमिलियर हैं, ग्राफ पेपर। आप लोगों ने यूज किए ही होंगे ग्राफ्स पेपर का अभी तक, और आप लोगों को पता है कि भाई ग्राफ पेपर कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं। ठीक है, ये कुछ जो हमारे पास में एक पिक्चर है, ये किस चीज की है? ये है हमारे ग्राफ पेपर की। ठीक है, ग्राफ पेपर कुछ ऐसा होता है, और दूसरे कलर्स भी होते हैं, राइट, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं हमारे ग्राफ पेपर्स। ठीक है, then graph papers has a fine network of horizontal and vertical lines. graph paper में हम क्या देखते हैं स्टूडेंट्स कि भाई यहाँ पर horizontal lines है और vertical lines हैं, राइट? ये सारी जो lines है वो क्या horizontal और vertical lines हैं, dividing every inch और centimeter into 10 equal parts. जो ये lines होती है स्टूडेंट्स, राइट, इसमें हम देख सकते हैं भाई कि 10 इक्वल पार्ट्स होते हैं। ओके, इस पर्टिकुलर में तो मैं नहीं बता पाऊंगी आप लोगों को, लेकिन आप खुद ट्राई कीजिएगा, देखिएगा, आप ग्राफ पेपर निकालिएगा। ठीक है, उसमें देखना कि ये मान लीजिए ये हमारा क्या है, ग्राफ पेपर है। ठीक है, तो उसमें कुछ हमें डार्क लाइंस दिखती है। ओके, कुछ कैसी लाइंस दिखती है? डार्क लाइन दिखती है, और कुछ लाइट लाइंस दिखती है। ठीक है, तो ये जो डार्क लाइंस हैं स्टूडेंट्स, ओके, ये जो मैंने ड्रॉ की है, ये हम मान रहे हैं कि ये कौन सी लाइन है? ये है हमारी डार्क लाइंस। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये कुछ डार्क ग्रीन कलर वाली है, एंड इनके बीच में जो है वो लाइट ग्रीन कलर वाली है, राइट? तो ये जो बनी हुई है वो हमारी डार्क लाइंस है। ठीक है, तो ये जो है ये एरिया, ओके, इसे ये कितना होता है? ये होता है भाई 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो नेक्स्ट वाला है ये है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे ये 1 सेंटीमीटर के डिवाइडेड होते हैं। ओके, अब इनमें स्टूडेंट्स क्या होता है कि भाई हर एक सेंटीमीटर के अंदर 10 इक्वल पार्ट्स होते हैं। ओके, यहाँ पर 10 इक्वल पार्ट्स होते हैं। ठीक, ये 10 इक्वल पार्ट्स होते हैं हमारे हॉरिजॉन्टल में भी एंड वर्टिकल में भी। ओके, हर एक सेंटीमीटर पर हम देख सकते हैं कि भाई जो हमारा हर एक सेंटीमीटर होता है वो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, और ये हर एक सेंटीमीटर में हम देखेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक में ही देख रहे हैं, नहीं, हर एक पर्टिकुलर ब्लॉक में हम देख सकते हैं भाई कि वो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, आप खुद काउंट करके देखिएगा, आप लोगों को ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ग्राफ पेपर लीजिएगा और फिर उस ग्राफ पेपर में देखना कि भाई जो डार्क लाइंस हैं, ठीक है, उन डार्क लाइंस के अंदर जो लाइट कलर की लाइंस होंगी ना, वो लाइट कलर की लाइंस आपको 10 लाइंस मिलेंगी। ठीक है, तो वो जो 10 लाइंस है वो किसी भी एक जो आपका 1 सेंटीमीटर है उसे डिवाइड करिए 10 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, उससे क्या हेल्प होती है स्टूडेंट्स? जैसे कि देखिए, मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, ग्राफ पेपर पे मैंने क्या लिया? मैंने अपने जो स्केल था वो लिया 5, 15, 25, ठीक है, एंड 35, ये मैंने स्केल लिए हैं। ओके, मतलब ये यहाँ पे मान लीजिए कि ये हैं भाई पर्सन्स। तो मेरे स्केल के अकॉर्डिंग 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर है? 1 सेंटीमीटर है भाई 10% के बराबर। ठीक है, अब अगर मुझे कोई नंबर मिला है जो कि है कितना है, जो कि है 7, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या पता है कि 10 लाइंस है,
6, 7, 8, 9 एंड 10। ओके, ये मुझे पता है कि 10 लाइन्स है, ठीक है। ये हुआ 5, 6 एंड 7, ये हुआ 6। ओके, ये जो पर्टिकुलर फर्स्ट लाइन होगी वो होगी हमारी 6, और उसके बाद वाली कौन सी होगी, उसके बाद वाली होगी हमारी 7, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना जो भी एक ग्राफ है वो ड्रॉ कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये जो 10-10 में डिवाइडेड है, ये हमें हेल्प करते हैं भाई किसी भी चीज को अच्छे से प्रॉपरली प्लॉट करने में, ठीक है। जब हम प्लॉटिंग करते हैं, जब हम उन नंबर्स को, फिगर्स को प्लॉट करते हैं, तो वो जो हमारी 10 डिफरेंट इक्वल लाइंस होती है, राइट, जो 10 इक्वल पार्ट्स होते हैं, वो हमें हेल्प करते हैं कि हम इजीली किसी भी चीज को प्लॉट कर सकें, ठीक है। तो ये हुआ भाई कि हमारा ग्राफ क्या होता है, ठीक है, और ग्राफ पेपर क्या होता है, ठीक। अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स विथ कि भाई कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है हमारा ग्राफ, ठीक है। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप क्या बोल रही है, इन दी फर्स्ट स्टेप ड्रॉ 2 सिंपल लाइंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। राइट एंगल्स का मतलब कौन से एंगल्स होते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे एंगल्स जो कि 90 डिग्री का फॉर्मेशन करे, ठीक है। ये आप लोगों ने, मुझे पता है कि आप लोगों ने पढ़ा है आपके 9-10 स्टैंडर्ड में, इवन उसके पहले से भी पढ़ते आते होंगे ये तो, कि भाई ये जो नॉर्मल हमारे एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होगी, हमें 2 लाइंस का फॉर्मेशन करना है, एक होगी वर्टिकल, एक होगी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और वो दोनों लाइंस एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, राइट एंगल पर, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट्स ऐसा कुछ भी नहीं लिखा भाई कि आपको राइट एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल होने वाली है, राइट। लेकिन मैं बता दूं, ऐसे इतना दिमाग क्यों लगाना है कि कैसी लाइन का फॉर्मेशन करना है, ऐसे डायगोनल तो आप बनाओगे नहीं, राइट। ऐसा तो ग्राफ नहीं होता है ना। अब मैं बोलूँ तो 90 डिग्री तो ये भी है ना। तो हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, ठीक है। और ये जो लाइंस होंगी इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं एक्सिस, ठीक है। ये हमने 2 लाइंस का फॉर्मेशन किया, ठीक है। ये हमारी एक लाइन हुई, ये हमारी सेकेंड लाइन हुई, ये 90 डिग्री पर कट इंटरसेक्ट कर रही है, राइट। ये हम देख सकते हैं चारों साइड जो है ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो लाइंस हैं स्टूडेंट्स, इन्हें हम क्या बोलेंगे, इन्हें हम बोलेंगे कि ये हैं भाई हमारे एक्सिस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वाली लाइन को हमने क्या नेम दिया है, एक्स, ठीक है। और जो वर्टिकल वाली लाइन है उसे हम क्या नेम देते हैं, वाई, ठीक है। ये हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं, ये चीज नॉर्मल है, ये चीज हमें माननी है कि भाई जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक्स होती है और जो वर्टिकल लाइन होती है वो वाई होती है, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या थी कि भाई आपको 2 लाइंस बनानी है, 2 लाइंस ड्रॉ करनी है जो कि राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करने वाली है, ठीक है। और उन लाइंस को हम क्या बोलेंगे, उन लाइंस को हम बोलेंगे एक्सिस, ठीक। फिर जो हमारी सेकेंड स्टेप है वो क्या है, द हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज एब्सिसा, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे स्टूडेंट्स, एब्सिसा, ठीक है। ये जो एक्स एक्सिस है इसे हम क्या बोलेंगे, एब्सिसा, ओके। एंड द वर्टिकल लाइन एज ऑर्डिनेट और वाई एक्सिस, ठीक है। और ये जो वर्टिकल लाइन है इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक है। ये जो दोनों नेम्स हैं स्टूडेंट्स ये आपको याद रखने हैं, ये आपसे 1 वर्ड क्वेश्चंस में, एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, ठीक है। और जब आप एक ग्राफ बनाना सीख रहे हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए भाई कि एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं एंड वाई एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस क्या हुई हमारी, ये वाली पर्टिकुलर लाइन, ये हुई भाई हमारी एब्सिसा, ठीक है। और जो हमारी वर्टिकल लाइन है वो क्या होगी, वो होगी हमारी ऑर्डिनेट, ओके। ये दोनों लाइंस के नेम ये पर्टिकुलर होने वाले हैं, ओके। हम नॉर्मल अगर बोलें कि भाई हम नॉर्मल लैंग्वेज में तो उन्हें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोलते हैं, लेकिन अब जब आपको पता चला है कि हम इसे एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट के नेम से जाने जाते हैं ये, या फिर इनका जो नेम होता है वो ये होता है, तो आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है। अब आप जब ग्राफ का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक। नाउ जो हमारी नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, द पॉइंट एट विच दे इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ ओरिजिन। क्या बोलते, कौन इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो वो दोनों जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। डिनोटेड बाय
O रिप्रेजेंटेड बाय 0, ठीक है। ये जो है उसे हम डिनोट करते हैं O से और रिप्रेजेंट करते हैं 0 से, ठीक है। मतलब ये जो अभी हमने ग्राफ देखा स्टूडेंट्स, ये पर्टिकुलर, इसमें ये जो पॉइंट है, ओके, इस पॉइंट पर दोनों इंटरसेक्ट कर रही है हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ ओरिजिन बोलते हैं। इसे हम डिनोट किससे करते हैं स्टूडेंट्स, डिनोट करते हैं O से, ठीक है। और रिप्रेजेंट किससे करते हैं, 0 से। ये देखो ये जो है ये 0 है, ठीक है। तो इसे हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं भाई, इसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0 से, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या बोलेंगे हम इसको, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। तो अभी तक हमने 3 टर्म्स सीख लिए, कौन कौन से थे वो, एक था भाई हमारा एब्सिसा, ठीक है, फिर था हमारा ऑर्डिनेट, ओके, एंड एक ये वाला था पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स कि ये तीनों आपको याद होंगे। आपको ये सारे जो टर्म्स हैं वो अच्छे से याद रखने हैं, बिकॉज अब हम एक क्या कर रहे हैं भाई, एक ग्राफ का प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। हमें पता होना चाहिए कि एक ग्राफ में क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं, ठीक है। अब हम एक्चुअल में सीख रहे हैं कि भाई ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो ऐसा नहीं कि ठीक है हमारे मन से हम कुछ भी बोल देंगे, या वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस ही बेटर है, ठीक है। जब किसी कॉमन मैन को समझाना है तो वो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस अच्छा है, ठीक है, लेकिन उसके जो रियल नेम है वो भी आप लोगों को पता होने चाहिए, ओके। जो उसका एक स्पेसिफिक टर्म है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो हमारा ग्राफ होता है, ओके, उसके में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, ये पर्टिकुलर जो है ये 4 क्वाड्रेंट्स है, ठीक है। इसके इस साइड वाला एक क्वाड्रेंट हो गया, ये इधर वाला एक हो गया, इधर वाला एक हो गया और इधर वाला एक हो गया, ठीक है। इनके नेम्स क्या होते हैं, ये जो होता है ये पर्टिकुलर, ओके, जिसमें हमारा x भी पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं क्वाड्रेंट 1, ठीक है। ये क्या होगा, हमारा होगा क्वाड्रेंट 1, ठीक है। फिर जो इसके हम बोल रहे हैं किस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, सॉरी इसके जो लेफ्ट हैंड साइड में ही जो हमारा नेक्स्ट क्वाड्रेंट होने वाला है वो कौन सा होगा, क्वाड्रेंट 2, ठीक है। इसका सीक्वेंस याद रखना है स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं कि आपने इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, फिर 3 4, ऐसा नहीं चलेगा। 1 यहां से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये देखो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे हम, ओके। क्लॉकवाइज कैसा होता भाई, क्लॉकवाइज इस वे में होता कि यहां से स्टार्ट हुआ और इधर आके एंड हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब क्या चल रहा है, अब ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, राइट, ये ऐसे जाके इधर एंड हो रहा है, ओके। तो हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है, ओके। और इनके जो क्वाड्रेंट के नेम हैं वो स्पेसिफिक यही रहते हैं, ये हमें याद रखना है, ओके। ये कौन सा हुआ, ये हुआ हमारा क्वाड्रेंट 2, ठीक है। क्वाड्रेंट 2 में हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा एक्स एक्सिस है वो होगा नेगेटिव, ठीक है। एक्स एक्सिस कैसा होगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव होगा, एंड जो हमारा वाई एक्सिस है वो होगा पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर हम क्वाड्रेंट 2 में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव देखते हैं, ठीक है। फिर जो क्वाड्रेंट 3 आता है स्टूडेंट्स, उसमें हम क्या देख सकते हैं कि भाई हमारा एक्स एक्सिस ये देखो -1 -2 -3 -4, राइट। जो हमारा एक्स एक्सिस है वो नेगेटिव में चल रहा है, राइट। तो हमारा एक्स है नेगेटिव, ठीक है। और जो y है हमारा, अगर हम वो भी देखें तो देखो ये नेगेटिव है, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि हमारा y भी नेगेटिव है, ठीक है। तो जो क्वाड्रेंट 3 होता है उसमें क्या होगा, उसमें हमारा x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, ठीक है। फिर जो हमारा क्वाड्रेंट 4 है उसमें हम क्या देख सकते हैं कि हमारा x तो पॉजिटिव है, राइट, 1 2 3 4 है, राइट। तो x पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा x तो हुआ पॉजिटिव, और y कैसा है, y ये हम देख सकते हैं भाई -1 -2 -3 -4 नेगेटिव में चल रहा है, राइट। तो हमारा y कैसा हुआ, नेगेटिव हुआ, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम क्या बोल सकते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम बोल सकते हैं कि हमारा जो एक्स एक्सिस होता है वो होता है पॉजिटिव, और जो हमारा वाई एक्सिस होता है वो होता है हमारा नेगेटिव, ठीक है। तो हर एक क्वाड्रेंट के अलग अलग फीचर्स हैं। आपसे इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हैं, देखो इसमें ये पूछा जा सकता है आप लोगों से कि क्वाड्रेंट 3 में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कैसे होते हैं, ठीक है, या क्वाड्रेंट 2 में आपका एक्स एक्सिस कैसा होता है, ठीक है,
या ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें दोनों आपके जो एक्स और वाई जो दोनों एक्सेस है वो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखो स्टूडेंट्स, एकदम बिल्कुल याद रखना भी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, इसे किस वे से याद रखना है, तो देखो सिंपल सी चीज है, इसे कैसे याद रखना है। एक ग्राफ ड्रॉ करना है, सबसे पहले एक बनानी हमें वर्टिकल लाइन, एक बनानी हमें हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब क्या है, ये इसका जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है उसे हमने 0 लिख दिया, ठीक है। अब इसके जो राइट हैंड साइड पर आने वाले हमारे नंबर्स, ठीक है, वो कैसे आएंगे, वो आएंगे पॉजिटिव। इतना तो आई गेस आप लोगों को पता होगा, ओके। जब आप एक लाइन को ड्रॉ करते हो, है ना, ये अगर आप एक लाइन को ड्रॉ करो स्टूडेंट्स, और लाइन में ये पर्टिकुलर 0 है, तो इसके राइट हैंड साइड पर आपके पॉजिटिव आने वाले हैं, राइट, इधर पॉजिटिव आएंगे, एंड इसके लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव आएंगे। ये चीज तो हमने पढ़ी थी भाई बचपन में, आप लोगों ने भी आपके मैथ्स में पढ़ी होगी जब आप लोग छोटी क्लासेस में थे तब, राइट, कि ओ के जो लेफ्ट हैंड साइड वाली साइड है वहां पर हम नेगेटिव नंबर्स देखते हैं, राइट। यहाँ पर -1 -2 ये आने वाला है। वही सेम चीज यहाँ पर भी है, ये 0 है, 0 के राइट हैंड साइड पर आए हमारे पॉजिटिव, और 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर क्या आए हमारे नेगेटिव, ठीक है। और वाई एक्सिस में हम क्या देखेंगे कि भाई 0 के अपवर्ड साइड पर हमारे पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, और 0 के डाउनवर्ड साइड पर हमारी नेगेटिव वैल्यूज आने वाली है, ठीक है। तो ये ग्राफ बस हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। फिर हमें क्या पता है स्टूडेंट्स कि यहां से स्टार्ट करते हैं हम, ये कौन सा होता है, क्वाड्रेंट 1 होता है, ठीक है। फिर क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4, ठीक है। अब जब आपने पॉजिटिव नेगेटिव मार्क कर लिए तो आप बता सकते हैं कि क्वाड्रेंट 1 में जो हमारा y होता है वो भी पॉजिटिव होता है, और जो x होता है वो भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। क्वाड्रेंट 2 में जो y होता है वो होता है हमारा पॉजिटिव, और जो x होता है वो कैसा होता है हमारा नेगेटिव, ठीक है। क्वाड्रेंट 3 में जो हमारा x है वो नेगेटिव है, ठीक है, और हमारा y कैसा है वो भी नेगेटिव है, ठीक है। एंड क्वाड्रेंट 4 में क्या हो रहा है भाई कि हमारा जो y है वो तो नेगेटिव है, लेकिन जो हमारा x है वो कैसा है, वो है पॉजिटिव, ठीक है। तो आपको बस एक रफ में ये छोटा सा ग्राफ ड्रॉ करना होगा, और आप लोग इजीली कोई भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, ठीक है, बिना किसी कंफ्यूजन के, ठीक है। तो आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना बहुत इजी है, और आई गेस कि आप लोग सीख गए कि कैसे करते हैं इसे ड्रॉ, ठीक है ना। अब हम इसकी नेक्स्ट स्टेप पर जाएं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है भाई हमारी, बाय कन्वेंशन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉर्मली मेजर्ड अलोंग द एक्स एक्सिस एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द वाई एक्सिस। ना अब एक कंफ्यूजन होता होगा ना कि भाई हमें एक्स एक्सिस पर कौन से वेरिएबल को रखना है और वाई पर कौन से वेरिएबल को रखना है, राइट। तो हम क्या करने वाले हैं भाई, जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे वो एक्स एक्सिस पर आएंगे, और जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे वो कहाँ पर आएंगे हमारे वाई एक्सिस पर, ठीक है। मतलब ये पर्टिकुलर जब हमारा ग्राफ ड्रॉ हो रहा है तो यहाँ पर आने वाले हैं इंडिपेंडेंट, ठीक है, और वाई पर क्या आने वाले हैं हमारे डिपेंडेंट, ठीक है। अब डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, दो वेरिएबल्स है स्टूडेंट, ठीक है, डिमांड एंड प्राइस, ओके। अगर मैं बोलूं कि डिमांड जो है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और जो प्राइस है वो डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा कि प्राइस के कम ज्यादा होने से डिमांड पर इफेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन डिमांड के कम ज्यादा होने से प्राइस पर इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब कि भाई अगर एक कोई भी वेरिएबल है जो कि अफेक्ट हो रहा है दूसरे वेरिएबल से, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से भी, वो खुद का खुद मालिक है, ओके, वो क्या हो जाएगा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। अब अगर मैं एक्स एक्सिस पर स्टूडेंट्स ले रही हूं अपनी डिमांड एंड वाई एक्सिस पर ले रही हूं प्राइस, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं भाई इस पर्टिकुलर से कि जो प्राइस है वो डिपेंडेंट है हमारी डिमांड पर, ठीक है, लेकिन जो हमारी डिमांड है वो कैसी है, वो इंडिपेंडेंट है, ओके, वो प्राइस पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो जब दो वेरिएबल्स आएंगे स्टूडेंट्स हमारे सामने, तो हमें उसमें पहले तो देखना पड़ता है भाई कि कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है, ठीक है। फिर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने वाला है हम उसे लेंगे एक्स एक्सिस पर,
और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसे हम कहाँ लेंगे, y एक्सिस पर। ठीक है, ये चीज भी अच्छे से याद कर लीजिए आप कि कौन से वेरिएबल को कौन से एक्सिस पर लेना है, बिकॉज ये एक कंफ्यूजन वाली चीज है भाई कि हम y एक्सिस पर कौन सा टर्म ले और x एक्सिस पर कौन सा टर्म ले। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हुआ कि भाई आपको चेक करना पड़ेगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, फिर आती है हमारी नेक्स्ट स्टेप नंबर 5। वो क्या है भाई, सिलेक्ट एंड एप्रोप्रिएट स्केल। क्या सिलेक्ट करना है स्टूडेंट्स, एक एप्रोप्रिएट स्केल। स्केल क्या होगा, स्केल होगा भाई कि जो आपका 1 सेंटीमीटर है वो कितनी चीजों को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे स्केल। ठीक है, स्केल इंडिकेट्स द यूनिट ऑफ द वेरिएबल दैट अ फिक्स्ड लेंथ ऑफ एक्सिस वुड रिप्रेजेंट। ठीक है, स्केल क्या रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स, स्केल क्या इंडिकेट करता है, स्केल इंडिकेट करता है एक यूनिट ऑफ वेरिएबल। ओके, कि एक जो एक्सिस है, ठीक है, एक एक्सिस का जो 1 सेंटीमीटर है वो कितने यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं स्केल। ठीक है, जब अभी तक हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो हमने देखा था भाई उसमें कि हमें स्केल लिखना बहुत जरूरी होता है, राइट। तो वो स्केल और ये स्केल सेम ही चीज है कि भाई आपका जो 1 यूनिट है, ओके, या एक ग्राफ का जो 1 सेंटीमीटर है वो कितने यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ले लूँ स्टूडेंट्स कुछ ऐसा स्केल, ठीक है, ये तो था 0, फिर आया हमारा 5, 10, 15, 20, 25। ओके, अगर मैं ये पर्टिकुलर स्केल ले रही हूँ तो इसका मतलब क्या है भाई कि ये जो 5 है, मतलब ये जो 5 का डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, तो क्या ये 1 सेंटीमीटर जो है वो 5 आइटम्स को या 5 यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर कितना हुआ, 5 यूनिट्स। अब वो यूनिट्स कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पे जो भी वेरिएबल होगा वो यूनिट होगी इसकी। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 यूनिट्स। ठीक है, अगर मैं इसकी जगह कोई और स्केल ले लूं, ओके, मैं यहाँ पे स्केल ले रही हूँ भाई 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा मेरा स्केल, अब मेरा स्केल हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 यूनिट्स। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है ये हमें कैसे, ये जो डिफरेंस है या जो हम ये जो नंबर्स लेने वाले हैं किसके बेसिस पर ले रहे हैं, ओके, या एक जो हमारा सेंटीमीटर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये बताते हैं हमारे स्केल्स। ठीक है, तो अब हमारी जो स्टेप नंबर 5 है वो हमें क्या बोल रही है कि आपको एक एप्रोप्रिएट स्केल का यूज करना है या एक एप्रोप्रिएट स्केल को चूज करना है। ठीक है, सिलेक्ट करना है। एप्रोप्रिएट स्केल क्या होगा वो डिपेंड करता है भाई कि आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है, आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो किस टाइप की है। ओके, अगर बहुत लार्ज नंबर है जैसे कि 100, 200, 300 ऐसे कुछ नंबर्स हैं और अगर मैं स्केल ले लूँ 5, 10, 15 तो ये कोई काम का स्केल नहीं है। ठीक है, अगर मेरे पास 100, 200, 250, 300, 350, 375 ऐसे कुछ मेरे पास जो है नंबर्स हैं, फिगर्स हैं, तो मैं क्या लूँगी भाई, मैं लूँगी 100, 200, 300, 400। ठीक है, जहां तक भी वो नंबर्स हैं। ठीक है, या फिर वहां पर अगर 50 के डिफरेंस की नीड हो तो मैं क्या ले लूंगी 50, 100, 150, 200। ठीक है, तो एक एप्रोप्रिएट स्केल को चूज करना होता है, सिलेक्ट करना होता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी इंफॉर्मेशन कैसी। ठीक है, अब अगर मेरी जो इंफॉर्मेशन है, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है उसमें वैल्यूज कुछ ऐसी हो, अगर ठीक है, अगर उसमें कुछ वैल्यूज ऐसी हो तो क्या इन वैल्यूज के लिए मैं ये पर्टिकुलर स्केल लेने वाली हूँ 50, 100, 150, 200? नहीं ना, मैं छोटे नंबर्स का स्केल लूंगी, राइट। तो आपकी जैसे भी वैल्यूज होती है, आपके पास जो इंफॉर्मेशन होती है उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना होता है कि आपका स्केल कौन सा होने वाला है, ओके, या आपका स्केल कितना होने वाला है। ठीक, इट मे बी डिफरेंट फॉर बोथ द एक्सिस but it should be taken in such a way so as to accommodate whole data on the given graph in a lucid and attractive style। ठीक है, now students हमें पता है ना कि 2 एक्सेस होते हैं। ठीक है, एक हुआ हमारा y, एक हुआ हमारा x। ठीक है, अब जो हम पुट करने वाले हैं, राइट, जो हमारा डेटा हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं,
तो उसके लिए हमारे पास में वाई एक्सिस पे भी कुछ ना कुछ नंबर्स लेने पड़ेंगे एंड एक्स एक्सिस पर भी लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो इन दोनों के जो स्केल हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, ओके। उसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको सेम स्केल लेना है, ठीक है। आप अलग अलग स्केल ले सकते हो, बस आपको वो जो स्केल होता है ना उसे अच्छे से लिख कर आना होता है। जैसे कि हमने लिख दिया भाई वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 यूनिट्स, ठीक है। एंड हमने लिख दिया एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 यूनिट्स, ठीक है। तो अब इससे एक क्लियर आइडिया मिल गया कि वाई एक्सिस पर जो 1 सेंटीमीटर है वो 5 यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और एक्स एक्सिस पर जो 1 सेंटीमीटर है वो 2 यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। हम अलग अलग स्केल ले रहे हैं, कोई उसमें इशू नहीं है। बस एक चीज का ध्यान रखना है भाई कि आप जो भी स्केल लो, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो पूरी तरह से उस पर आ जानी चाहिए, ओके। पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि कोई डेटा आपने छोड़ दिया है, ठीक है, या कोई भी एक फिगर को आपने इंक्लूड नहीं किया है, ये पर्टिकुलर सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आपके जो भी स्केल होंगे वो आपको आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग रखना है। और क्या याद रखना है उसमें कि भाई आपका जो भी आप स्केल ले रहे हो, आप अलग अलग स्केल ले सकते हो वाई और एक्स पर, लेकिन जो भी आप स्केल ले रहे हो उसमें जो सारी इंफॉर्मेशन है, जो पूरा डेटा है वो इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आई गेस स्टूडेंट्स कि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से क्लियर होगा कि भाई हमें कैसे स्केल लेना है, किसे हम पॉइंट ऑफ ओरिजिन बोलते हैं, किसे हम बोलेंगे भाई कि कैसे हम मेजर करते हैं एक स्केल को, ठीक है, या डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कहाँ पर पुट किया जाता है। आई गेस कि यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ क्लियर होगा, ठीक। अब हम बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट स्टेप पर। क्या है हमारी नेक्स्ट स्टेप? प्लॉट द डेटा ऑन अ ग्राफ पेपर ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई वेरिएबल। अब जो हमारे पास में डेटा है स्टूडेंट्स, ठीक है, हम उसे प्लॉट करने वाले हैं हमारे जो ग्राफ है उस पे, ठीक है। एक ग्राफ पेपर पर हमने ग्राफ ड्रॉ किया, राइट। एक ग्राफ पेपर पर हमने क्या किया, हमने 2 लाइंस ड्रॉ की, ठीक है। वो थी हमारी वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, ठीक। अब इन वाई और एक्स एक्सिस पर हमने डिफरेंट स्केल्स लिए, ठीक है, स्केल्स भी ले लिया हमने। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास में जो डेटा है हमें उसे प्लॉट करना है, ठीक है। ये जो प्लॉट होगा वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के वेरिएबल के अकॉर्डिंग ही होने वाला है, ओके। इट इज एसेंशियल टू हैव 2 वैल्यूज, one representing variable x and second representing variable y, ओके। अब स्टूडेंट्स हमारे पास में किस चीज की जरूरत है भाई कि हमारे पास में 2 वैल्यूज हो, ठीक है। जब 2 वेरिएबल्स हैं यहाँ पर तो 2 वैल्यूज होना तो ऑब्वियसली जरूरी है, राइट। अगर मैं डिमांड और प्राइस ले रही हूँ, है ना, तो डिमांड की वैल्यूज अलग होने वाली है, प्राइस की वैल्यूज अलग होने वाली है, राइट। तो जब हम एक ग्राफ को प्लॉट करते हैं, एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी चीज की, तो हमारे पास में 2 वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है। एक हमारे वाई एक्सिस पर जो वेरिएबल है उसके लिए और एक जो हमारे एक्स एक्सिस पर वेरिएबल है उसके लिए, ठीक है। और फिर हमें वो जो वैल्यूज हैं वो प्लॉट करनी है यहाँ पर ग्राफ पर, ठीक है। वो वैल्यूज प्लॉट कैसे कर दी, जैसे कि देखो ये पर्टिकुलर हमने स्केल लिया था ना 4, 2, 4, 6 और इधर हमने लिया था 5, 10, 15, ठीक है। तो एक कोई भी वैल्यू है वो है भाई हमारी 10 ऑफ वाई एक्सिस पर जो भी हमारा वेरिएबल है, लेट्स से प्राइस। तो जब प्राइस होती है भाई 10 रुपीज की, तो हमारी जो डिमांड होती है वो कितनी होती है, 4 यूनिट्स की, ठीक है। ये पर्टिकुलर हमें क्या गिवन है, ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हमारे पास में गिवन है, ये डेटा हमारे पास में गिवन है, ठीक है। कि जब प्राइस की वैल्यू, जो हमारा प्राइस है वो 10 रुपीज का होता है, तो हमारी डिमांड कितनी होती है, 4 यूनिट्स की, ठीक है। तो अब इसे मैं प्लॉट कैसे करूंगी, सिंपल सी चीज है स्टूडेंट्स, कैसे प्लॉट करूंगी, देखो 4 लिया मैंने एक्स एक्सिस पर, ओके। एक्स पर मेरी डिमांड है एंड वाई पर मेरी क्या है, वाई पर है मेरी प्राइस, ठीक है। तो 4 लिया मैंने एक्स एक्सिस का और 10 लिया मैंने वाई एक्सिस का, ठीक है। वो जो ग्रीन वाला डॉट आप लोगों को दिख रहा होगा वो क्या डिफाइन कर रहा है, वो डिफाइन कर रहा है मेरा 4 एंड 10 को, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर है ये 4 और 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पर्टिकुलर डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वे में हमें क्या करना होता है, इस पर्टिकुलर वे में हमें हमारी जो पूरी वैल्यूज है वो हमें प्लॉट करनी होती है हमारे ग्राफ पर,
ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स की ये जो 6th वाली स्टेप है ये भी आप लोगों को क्लियर होगी कि कैसे भाई प्लॉट करना है हमें, ठीक। देन नेक्स्ट जो स्टेप है हमारी स्टेप नंबर 7, ओके, जॉइन द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर। अब हमने पॉइंट्स ड्रॉ किए, राइट, हमने ये देखा था, ये हमने ड्रॉ करके देखा था भाई कि मान लीजिए ये कुछ हमारे पॉइंट्स हुए, ठीक है, जो भी स्केल लिया है हमने उसके अकॉर्डिंग ये हमारे क्या हुए, ये हमारे पॉइंट्स प्लॉट किए हमने, ठीक है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, स्टेप नंबर 7 में ये जो पॉइंट्स है इन्हें ज्वाइन करना है, ओके। ज्वाइन कैसे करने वाले, एक लाइन से, ओके, ये लाइन की हेल्प से ज्वाइन करते जाओ, आपका एक ग्राफ फॉर्म हो गया, ओके। ये क्या बता रहा है भाई कि ये एक ग्राफ फॉर्म हो गया, कोई भी एक चीज थी वो पहले इंक्रीज हुई फिर डिक्रीज हुई एंड देन कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है, ओके। While joining the plotted points, it should be taken into consideration that lines should be clear, ठीक है। अब हम जो ये ड्रॉ कर रहे हैं, ओके, ये जो हमारे पॉइंट्स हैं उन्हें जब हम ज्वाइन कर रहे हैं तो हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है भाई कि ये जो हम लाइन बनाने वाले हैं ये क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई कोई भी एक अनक्लियर सी लाइन बना दी, ओके, बहुत लाइट लाइन बना दी, बहुत लाइट कलर वाली कि वो अब दिखाई नहीं दे रही है, राइट। तो ऐसी लाइन का फॉर्मेशन नहीं करना है हमें, जो लाइन हम बनाने वाले हैं वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, वो विजुअली दिखनी चाहिए। अब जैसे कि मैंने ड्रॉ किया तो वो आप लोगों को बहुत क्लियरली दिख रही है, वैसे ही आप जब एक कोई भी ये जो पॉइंट्स है इन्हें जब प्लॉट करने वाले हो तो आप जो लाइन बनाओगे वो भी एकदम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इफ मेनी लाइन्स अपीयर on the same graph paper, different kinds of lines should be used, ठीक है। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिया भाई हमने, यहाँ पे लिया हमने डिमांड, सप्लाई एंड इनकम, ठीक है। हमारी जो एक्स एक्सिस है ना उस पर हमारी डिमांड, सप्लाई और इनकम है, और जो हमारी वाई एक्सिस है उस पर क्या है, हमारा प्राइस, ठीक है। वाई एक्सिस पर एक ही हमारा वेरिएबल है, ठीक है। तो अब जो ये 3 चीजें हैं तो तीनों के लिए अलग अलग ग्राफ ड्रॉ होने वाले हैं, राइट। तो तीनों के लिए जो ग्राफ ड्रॉ होने वाले हैं तो हमें तीनों लाइंस को अलग अलग बनानी है, ठीक है। हम अलग अलग कलर का भी यूसेज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपके पास कोई दूसरा कलर ही नहीं है, ओके, आपके पास जो पेंसिल थी बस वही एक पेंसिल है, उसके अलावा आपके पास में कोई भी कलर पेंसिल नहीं है, तो अब आपको पर ये तीनों चीजें बतानी तो पड़ेगी ना, तो आप कैसे बताओगे। अब देखो जो डिमांड थी भाई उसकी हमने ले ली ये वाली पर्टिकुलर लाइन, ठीक है, ये जो सिंपल लाइन है वो ले ली, ठीक है। जो सप्लाई है उसके लिए मैंने ले ली ये वाली लाइन, ठीक है, ये पर्टिकुलर मेरी सप्लाई को डिफाइन कर रही है, ठीक है। ये जो थी हमारी ब्रोकन लाइन, ठीक है, वो मैंने ले ली अपनी सप्लाई के लिए। फिर एक और आती है हमारी डॉटेड लाइन, ठीक है, डॉटेड लाइन ले ली मैंने भाई हमारी इनकम के लिए, ओके। ये जो है भाई वो मैंने जो हमारी डॉटेड लाइन है वो इनकम के लिए ले ली है, ठीक है। तो ये डिफरेंट लाइन का यूसेज किया हमने कि भाई 3 चीजें हैं तो तीनों चीजों को एक अलग अलग काइंड ऑफ लाइन शो कर रही है। अब स्टूडेंट्स हो सकता है आप लोग बोलो मैम कि ये डॉटेड और ये ब्रोकन एक जैसी दिख रही है, तो वो इसलिए एक जैसी दिख रही है स्टूडेंट्स बिकॉज अगर मैं सिर्फ ऐसे डॉट डॉट यूज करूं तो आई डोंट नो कि आप लोगों को वो विजुअल होंगे या नहीं होंगे, वो आप लोगों को दिखेंगे या नहीं, ओके। इसलिए आप लोग इसे डॉटेड ही समझें, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर लाइन है इसे आप डॉटेड ही माने, और ये वाली जो है ये कौन सी है, ये है हमारी ब्रोकन लाइन, ठीक है। तो हमने 3 चीजों को डिफाइन करना था तो क्या किया, 3 डिफरेंट लाइन का यूसेज किया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स कौन सी लाइन कौन सी चीज को डिफाइन कर रही है ये हमें बताना बहुत जरूरी है, ओके। मतलब अब हमारे पास में क्या होना चाहिए, अब हमारे पास में इंडेक्स का फॉर्मेशन जरूरी है, ठीक है। अब मेरे पास में अलग अलग कलर्स नहीं थे इसलिए मैंने एक ही कलर से डिफरेंट काइंड ऑफ लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अगर हमारे पास में डिफरेंट कलर्स हैं तो हम ये ज्यादा चीज बेटर है ना भाई कि हम ये डिफरेंट लाइन के यूसेज की जगह पर क्या करें, हम डिफरेंट कलर का यूज कर लें, ठीक है। ये हो गई मेरी सप्लाई और मेरी इनकम जो है वो और दूसरा जो कलर है वो बता रही है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने हर एक डिफरेंट मेरे वेरिएबल के लिए अलग अलग कलर का यूज कर लिया, ठीक है। अब ये जो कलर का यूज किया है,
क्या आपको पता है कि ये जो पर्पल वाली है वो इनकम की है? नहीं पता ना, वो मैं बोल रही हूँ इसलिए पता है। अगर मैं सिर्फ आपको ये ग्राफ दे देती कि भाई ये यहाँ पर जो हमारी एक्स एक्सिस है डिमांड सप्लाई और इनकम बता रही है, और वाई एक्सिस पर प्राइस है, और ये तीन जो है वो ग्राफ्स ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक है, तो आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि भाई इसमें से कौन सी डिमांड है, कौन सी सप्लाई और कौन सी इनकम है, राइट। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें एक इंडेक्स का फॉर्मेशन करना है, राइट। हमने डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में समझा था ना स्टूडेंट्स कि हमें इंडेक्स बनाना होता है हर एक चीज के लिए, वही सेम चीज हमें इसमें भी करनी है कि हमें क्या करना है, हमें बताना है भाई इंडेक्स का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। अब देखो ये पर्टिकुलर है एक ग्राफ हमारे पास में, ठीक है, क्या बता रहा है, ये वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन बता रहा है। इसमें हम देख सकते हैं कि 3 डिफरेंट कलर की लाइंस है, ठीक है, एक है रेड, एक है ब्लैक और एक है कौन सी हमारी ब्लू। अब ये तीनों जो लाइंस है ये कौन सी स्पीशीज को या किस पर्टिकुलर वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रही है, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा जब हम ये देखेंगे, ओके जब हम उसका इंडेक्स देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई ये जो तीनों डिफरेंट कलर्स हैं वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इंडेक्स में देके रखा है हमें कि जो ब्लू वाला है वो क्या है भाई, वो है आपका बियर्स, ठीक है, जो आपका रेड वाला है वो है आपकी डॉल्फिन्स, और जो ब्लैक वाला है वो क्या है, वो है आपकी वेल्स, ठीक है। तो ये जो 3 डिफरेंट लाइन है इनका हमने इंडेक्स बताया, तब आपको क्या हुआ, आपको अच्छे से समझ में आ गया, आप उसे इजीली अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है, कि ये जो तीनों डिफरेंट लाइंस हैं या जो ये तीनों डिफरेंट ग्राफ हैं वो कौन सी पर्टिकुलर वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। तो हमें इंडेक्स का फॉर्मेशन करना है, ओके। ये क्या हुई हमारी स्टेप नंबर 8, ठीक है, क्या है वो, यूज इंडेक्स इफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइंस आर ड्रॉन, ठीक है। अगर डिफरेंट काइंड ऑफ लाइन को हम ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें इंडेक्स बनाना है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये डिफरेंट कलर्स थे, राइट। अगर ये डिफरेंट कलर्स की जगह पर क्या होता, डिफरेंट काइंड ऑफ लाइंस होती, तो भी हमें इंडेक्स का फॉर्मेशन करना होता, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर लाइन हो गई मेरी और ये एक पर्टिकुलर लाइन हो गई, ठीक है। तो अब मैं इंडेक्स का फॉर्मेशन करूंगी ये बताने के लिए कि भाई जो मेरी ये ब्रोकन लाइन है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है और जो मेरी सिंपल लाइन है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। इसका इंडेक्स कुछ ऐसा बना दूंगी मैं, मान लीजिए जो मेरी सिंपल लाइन है वो बियर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, तो मैंने वो लिखा, और जो मेरी ब्रोकन लाइन है वो किसे रिप्रेजेंट कर रही है, वो रिप्रेजेंट कर रही है डॉल्फिन्स को, ठीक है। तो मैंने ये इंडेक्स में शो कर दिया भाई कि मेरी एक जो पर्टिकुलर लाइन है वो किस पर्टिकुलर वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये क्लियर होगा। और इंडेक्स का फॉर्मेशन, स्केल का फॉर्मेशन, राइट, ये चीजें तो हम हमारी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो बस वही सेम चीज भाई कि ये जो इंडेक्स है ये आपको बनाना ही बनाना है, ओके। देन आती है हमारी स्टेप नंबर 9। स्टेप नंबर 9 क्या है, असाइन एन एप्रोप्रिएट टाइटल। ये चीज भी अभी तक हम सीख गए ना, हमने देखा टेबुलर प्रेजेंटेशन में, हमने देखा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में क्या कि भाई एक अप्रोप्रिएट टाइटल होना चाहिए, है ना। वही सेम चीज हम किस में देख रहे हैं, हमारी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में, कि जो टाइटल होगा वो एकदम एप्रोप्रिएट होना चाहिए, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर जो ग्राफ है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ये उसके टाइटल से हम समझ सकें, ठीक। जैसे कि ये वाला पर्टिकुलर ग्राफ है, इसमें हम क्या देख सकते हैं, ये टाइटल है हमारा, राइट, वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन, ठीक है, ये टाइटल है। तो इससे हमें समझ में आ रहा है ना कि ये जो ग्राफ है ये किस चीज के लिए बनाया गया है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है भाई वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन को, ठीक है। ये इसके सिर्फ और सिर्फ हम टाइटल को देखकर समझ गए, ठीक। तो हमें ऐसा एक एप्रोप्रिएट टाइटल लिखना होता है हमारे ग्राफ के पहले, जो कि हमारा जो पूरा ग्राफ है, उसको इन ब्रीफ समझा दे कि जो ग्राफ है वो आपको किस चीज की इंफॉर्मेशन देना चाहता है, ठीक है। दिस टाइटल शुड इंडिकेट द फैक्ट्स प्रेजेंटेड बाय द ग्राफ इन अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड अनएम्बिगुअस मैनर, ठीक है। ये जो टाइटल होने वाला है स्टूडेंट्स, ये हमारे ग्राफ को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, ये हमारे ग्राफ को प्रेजेंट करना चाहिए एक कॉम्प्रिहेंसिव और अनएम्बिगुअस मैनर में, ठीक है। एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, एक वो दिखाना चाहिए भाई कि ये पर्टिकुलर आपका टाइटल है
तो ये जो टाइटल है वो पूरा अच्छे से बता रहा है कि इस पर्टिकुलर ग्राफ में क्या होगा, ठीक है। जैसे कि ये वाला जो हमने देखा ये ग्राफ, ओके, यहाँ पर लिखा है वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव है कि हाँ भाई वो बता रहा है कि इस पर्टिकुलर ग्राफ में हमें वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन पता चल रही है, ठीक है। अगर यहाँ पर सिर्फ होता पॉपुलेशन, तो किस चीज की पॉपुलेशन, ये चीज एक कंफ्यूजन होता है ना, एक वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होता कि किस चीज की पॉपुलेशन, पॉपुलेशन तो कुछ भी हो सकती है, राइट। ह्यूमन पॉपुलेशन, वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन, कौन सी पॉपुलेशन, राइट, प्लांट्स की पॉपुलेशन, क्या बताना चाहते हैं हम। तो वो जो ये पर्टिकुलर जो हमारा टाइटल था ये कैसा था, कॉम्प्रिहेंसिव था। उस टाइटल, वो टाइटल खुद में इतना सफिशिएंट था कि उसने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि इस पर्टिकुलर ग्राफ में आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ में वो क्या था, अनएम्बिगियस। अनएम्बिगियस का मतलब कंफ्यूजिंग नहीं था, राइट। इससे क्या कोई कंफ्यूजन हो रहा है आपको कि वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन से कुछ कंफ्यूजन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। बस वैसा ही हमारा एक टाइटल होना चाहिए जो कि एकदम सिंपल हो, ठीक है, इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, ओके, कोई कंफ्यूजन ना हो उसमें, ठीक, और वो कॉम्प्रिहेंसिव हो, मतलब कि वो खुद सेल्फ सफिशिएंट हो कि भाई ये जो टाइटल है उससे आप समझ गए हो कि इस पर्टिकुलर ग्राफ में क्या होगा, ठीक है। तो हमारा जो टाइटल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एकदम एप्रोप्रिएट, जैसा नीडेड है वैसा, ठीक है। देन कम्स हमारी स्टेप नंबर 10, ठीक है। अब स्टेप नंबर 10 क्या है स्टूडेंट्स, use graph number. It can be used for further referencing. In case of many graphs, the numbering should be in sequential order. ठीक है, हमें अब हमारा जो स्टेप नंबर 10 है वो क्या बोल रहा है कि ग्राफ नंबर का यूज करो, ठीक है। जैसे हमने टेबल में देखा था स्टूडेंट्स की टेबल नंबर का यूज करना चाहिए, हमें टेबल को नंबर्स दे देना चाहिए, राइट। वैसे ही हम इसमें देख रहे हैं कि भाई ग्राफ नंबर्स का यूज करना चाहिए। हमारे जो डिफरेंट ग्राफ्स होते हैं हमें उन्हें नंबर दे देना चाहिए, ठीक है। अगर कोई बहुत सारे नंबर ऑफ ग्राफ्स हैं तो क्या करना चाहिए, हमें सारे ग्राफ को एक सीक्वेंस में नंबर देना है, ठीक है। ऐसा नहीं किसी को भी कुछ भी नंबर दे दिया, नहीं, एक सीक्वेंस में नंबर देना चाहिए कि भाई पहले हमें ये पर्टिकुलर ग्राफ पढ़ना है, उसके बाद में हमें इस पर जाना है, उसके बाद में हमें उसके नेक्स्ट पर जाना है, ठीक है। ये जो ग्राफ नंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये फ्यूचर रेफरेंसिंग में हमें, फ्यूचर रेफरेंस के लिए हमें हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर आज मैं किसी ग्राफ को नंबर दे दूं, भाई ग्राफ नंबर 1, ठीक है, ग्राफ नंबर 1 मुझे डिमांड एंड प्राइस के बीच का रिलेशनशिप बता रहा है फॉर द ईयर 2014 टू 2020, ठीक है, ये पर्टिकुलर चीज है, ठीक है। तो अब मैंने ये जो ग्राफ का नंबर दिया है, राइट, ये मुझे फ्यूचर रेफरेंस में हेल्प करेगा। मुझे कभी किसी को कुछ बताना होगा तो मैं उन्हें बोलूंगी भाई ग्राफ नंबर 1 को जाकर आप देख लीजिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। या मुझे खुद को कुछ समझना होगा तो मैं ग्राफ नंबर 1 पर चली जाऊंगी, बिना किसी कंफ्यूजन के, मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो जो ग्राफ नंबर है मैं उस पर्टिकुलर ग्राफ नंबर से उस ग्राफ को ढूंढ लूंगी और मैं सिर्फ वो वाला ग्राफ पढ़ने वाली हूँ, ठीक है। तो ये जो ग्राफ नंबर है ये हमें फ्यूचर में हेल्प करते हैं, ठीक है। और ये जो ग्राफ नंबर है ये कुछ कंफ्यूजन अगर हों भी तो उसे क्लैरिफाई कर देते हैं, ठीक है। और अगर बहुत सारे नंबर ऑफ ग्राफ्स हो तो हमें क्या करना है, हमें सीक्वेंस के अकॉर्डिंग नंबर देना है, ठीक है। कि भाई हमें डिमांड पहले पढ़वाना है, ठीक है। हम चाहते हैं कि कोई भी एक जो व्यूअर है वो पहले डिमांड के ग्राफ को देखे तो हम उसे ग्राफ नंबर 1 दे देंगे, ठीक है। फिर वो सप्लाई के ग्राफ को देखे तो हम उसे ग्राफ नंबर 2 दे देंगे, ठीक है। फिर वो डिमांड सप्लाई को साथ में देखे तो हमें उसे ग्राफ नंबर 3 दे देंगे, ठीक है। तो एक सीक्वेंस में हमें क्या करना है, हमें हमारे ग्राफ को नंबर देना है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स कि ये सब कुछ आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा कि एक जो हमारा ग्राफ होता है उसे हमें कैसे कंस्ट्रक्ट करना होता है, ठीक है। एक जनरल गाइडलाइंस थी भाई कि आपको कैसे एक ग्राफ को ड्रॉ करना स्टार्ट करना है, उसमें क्या क्या एसेंशियल चीजें होने वाली है, किस पर्टिकुलर सीक्वेंस में आपको चलना है, राइट, और क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक। बहुत सिंपल सा था, 10 स्टेप्स थी, इनमें से बहुत सारी आप लोगों को पता होगी, लेकिन एक ये अगर पता थी तो एक रिवीजन हो गया, नहीं पता थी तो और समझ में आ गया कि भाई किस पर्टिकुलर सीक्वेंस में हमें चलना होता है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स कि ये सब कुछ आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा, ठीक। अब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे, हम देखेंगे स्टूडेंट्स टाइप
ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ठीक है, क्या डिफरेंट टाइप्स होते हैं हमारे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के, वो हम पढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर से। ठीक है, आई होप कि आपको अभी तक यहाँ तक जितना भी हमने पूरा पढ़ा है, ओके, जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं वो सारे क्लियर होंगे। ओके, एंड इस वीडियो के नोट्स के लिंक कहाँ पर मिलेंगे स्टूडेंट्स? डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक